गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब कोई चपटी पत्ती टेंशन मेंबर के रूप में प्रयोग की गई हो और उसको रिवेट की श्रृंखला पद्धति में जोड़ा गया हो तो उसका तनन सामर्थ्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये मैंने बता दिया था। लेकिन अब आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब कोई चपटी पत्ती विषम रिवेट पद्धति में बेटा जोड़ी गई हो। ठीक, तो विषम रिवेट पद्धति जैसे कि आप फिगर देख रहे हैं और इसमें क्वेश्चन दिया गया आपका किसी तनन उपांग को चित्रानुसार यदि 20 mm व्यास के रिवेटों के प्रयोग द्वारा जोड़ा गया है, यदि प्लेट की मोटाई 10 mm हो तो उपांग की तनन सामर्थ्य ज्ञात करें। जबकि सिग्मा एटी जिसको आप एफटी भी कहते हैं वो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। आप जॉइंट्स में देख रहे हैं कि आपके जो रिवेट लगे गए हैं वो डायगनली लगाए गए हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो गेज दूरी है वो आपकी 60 mm है। जो आपका P1 कहने का मतलब डायगनल पिच है वो आपका 50 mm है। और प्लेट की चौड़ाई जो है वो 200 mm है, जिसका मैंने ब्यौरा इधर दे दिया है। जिससे अब देखिए 20 mm व्यास के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है तो इसका आपका ग्रॉस डायमीटर जो हो जाएगा बेटा वो 21.5 mm हो जाएगा। चौड़ाई मैंने बता दिया आपको। उसके बाद फिर आपका गेज दूरी 60 mm और डायगनल पिच जो है आपका वो 50 mm है। N1 कहने का मतलब कि नंबर ऑफ डायगनल पिच या डायगनल लाइंस की संख्या जो है आपकी वो क्या है बेटा 2 है। ये हो गया। अब इसके लिए सबसे पहले जब हम सामर्थ्य निकालेंगे तो इसमें हम 2 सेक्शन पर निकालेंगे। पहला तो आपका जो मैंने यहाँ पर फिगर में दिखाया है 1 2 4 और 5, मतलब कि सेक्शन 1 2 4 5 पर, और दूसरा सेक्शन 1 2 3 4 और 5 पर, जिसको मैंने इस तरीके से किया है। अब देखते हैं सेक्शन 1 2 4 और 5 पर खंड की सामर्थ्य। तो ये नॉर्मल फार्मूले से क्योंकि सीधी रेखा में आ रहा है तो पी टी इज इक्वल टू बी माइनस एन डी इंटू सिग्मा ए टी इंटू टी, और सारी वैल्यू पुट करके ये वैल्यू हमने निकाल दी 235.5 किलो न्यूटन। इसके बाद फिर काट हम 1 2 3 4 5 कहने का मतलब कि डायगनल को इंक्लूड करके जो हम निकालेंगे उस वाले को लेंगे। तो डायगनल के लिए हम यहाँ पर डायगनल वाला फार्मूला रखेंगे जो मैंने बताया था आप लोगों को पहले। वो क्या है, बी माइनस एन डी इंटू एन वन इंटू पी, ये बेटा पी वन स्क्वायर अपॉन 4g इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अब इस तरीके से यहाँ पर भी वैल्यू हमने पुट कर दिया सारी, और ये निकल कर के आया 234.6 किलो न्यूटन। अब इन दोनों वैल्यू में बेटा जो वैल्यू न्यूनतम रहेगी उसी को हम सेक्शन का जो रहेगा या टेंशन मेंबर की सामर्थ्य मानेंगे। तो इसमें जो आपने डायगनल वाले की वैल्यू निकाली है वो आया 234.6 किलो न्यूटन और सामान्य वाले की 235.5 किलो न्यूटन। तो ये आपकी लीस्ट वैल्यू है, तो इसलिए आप इसको जो न्यूनतम वैल्यू है इसी को खंड का सामर्थ्य मानेंगे। इस तरीके के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आपके बुक में भी दिए गए हैं बेटा, तो उसको आप करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर पूछिएगा। इसके बाद फिर हम बात करते हैं तनन उपांग में कोणीय खंड के प्रयोगों पर। तो देखिए एक कोणीय खंड हमने दिखाया है। कोणीय खंड मतलब कि एंगल सेक्शन जो होता है इसको दिखाया है। अब इसमें मैंने दिखाया है कि ये एंगल सेक्शन आपका किसी गैसेट प्लेट के एक ही ओर और एक ही टांग से जोड़ा गया है। अब इसमें 2 टांगे हैं। जैसे देखिए एंगल सेक्शन 2 तरीके से आते हैं, एक आता है सम इक्वल एंगल और दूसरा आता है अनइक्वल एंगल। बेटा इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल भी जान लीजिए। इक्वल एंगल का मतलब क्या होता है कि जिसकी ये इसको हम एंगल का टांग कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई एक एंगल ये इस तरीके से है आपका तो इसमें ये एक टांग हो गई और ये दूसरी टांग हो गई। अब इसमें अगर दोनों टांग समान समान हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 80 × 80 × 8 का ले लिया, तो ये आपका इक्वल एंगल हो गया। लेकिन जैसे आपने ले लिया 100 × 75 × 8 ले लिया तो ये अनइक्वल एंगल हो गया। इसमें देखिए दोनों अलग अलग टांग हैं और ये T8 जो है इसकी मोटाई को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आपका एक मैंने अनइक्वल एंगल के बिहाफ पर बनाया है। तो अनइक्वल एंगल में माना कि एक एंगल है जिसका एक टांग L1 है दूसरा L2 है, और इसकी जो थिकनेस है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल t है। इसके बाद फिर अगर इसको d डायमीटर के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, स्मॉल d डायमीटर के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, सॉरी कैपिटल D डायमीटर के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, और इसके बाद फिर हम देखते हैं तो इसमें मान लीजिए जुड़ी टांग की लंबाई L1, शेष टांग की लंबाई जो आपका नहीं जुड़ा है वो आपका L2, एंगल खंड की मोटाई जो है वो T है और रिवेट का व्यास जो है वो D है। तब भारतीय मानक IS कोड 800/1984 के अनुसार खंड का जो प्रभावी क्षेत्रफल हम निकालते हैं
वो इफेक्टिव एरिया इफेक्टिव एरिया ए ई इज इक्वल टू A1 प्लस A2K, जहाँ पर A1 क्या है, जुड़ी टांग का क्षेत्रफल है, और A2 क्या है, शेष टांग का क्षेत्रफल है। अब इसको अगर हम देखते हैं तो रिवेट में टांग, अगर जुड़ी टांग जैसे दो तरीके से जोड़ा जाता है, एक रिवेट जोड़ में जोड़ा जाएगा और दूसरा बेल्ट जोड़ में जोड़ा जाएगा। तो अगर हम रिवेट जोड़ में देखते हैं तो रिवेट जोड़ में टांगों का क्षेत्रफल, तो रिवेट जोड़ में जुड़ी हुई टांग का क्षेत्रफल A1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L1 माइनस डी माइनस टी हाफ इंटू टी, और दूसरे शेष टांग का जो हो जाएगा वो आपका L2 माइनस टी हाफ इंटू टी हो जाएगा। जबकि अगर हम बेल्ट ज्वाइंट की बात करते हैं तो बेल्ट ज्वाइंट में हम यहाँ पर जो डी माइनस कर रहे हैं रिवेट का डायमीटर, वो माइनस नहीं करेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 माइनस टी हाफ इंटू टी, और A2 बराबर L2 माइनस टी हाफ इंटू टी। और K की जो वैल्यू, इसमें एक नया टर्म आया है K, ये एक तरीके का मान लीजिए कॉफिशिएंट है, तो वो कॉफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू जो होती है कोड के अकॉर्डिंग K इज इक्वल टू 3A1/3A1 प्लस A2 रखा गया है। ठीक बेटा, ये कंपटीशन में भी कभी कभी पूछा गया है कि सिंगल एंगल सेक्शन के लिए जब वो एक ही तरफ गसट प्लेट के जोड़ा गया हो तो K का मान क्या होता है, तो इसको आपको याद करके चलना है। इसके अलावा एरिया भी कभी यहाँ पर से कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है कि एरिया के बारे में भी पूछ सकता है कि एरिया का फार्मूला क्या होगा। अब इसी फार्मूले पर बेटा मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, ये एग्जाम्पल दिया गया है कि यदि एक तनन उपांग में 100 × 75 × 8 mm कोणीय खंड गसट प्लेट के साथ 16 mm व्यास के रिवेट द्वारा जोड़ा गया है, तो उपांग का शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल व सामर्थ्य ज्ञात करें। यदि जुड़ी हुई टांग की लंबाई, मतलब कि जुड़ी हुई टांग लंबी टांग हो, तो कहने का मतलब कि इस डायग्राम के माध्यम से अगर हम देखें तो ये 100 mm की टांग है, ये 75 mm वाली टांग है, इसकी मोटाई 8 है, और रिवेट का व्यास जो है मान लीजिए 16 mm दिया गया। तो L1 बराबर क्या हो गया, 100 mm हो गया, T बराबर 8 mm हो गया, L2 बराबर 75 mm, और D बराबर 16 प्लस 1.5, कहने का मतलब 17.5 mm हो गया। इस तरीके से एरिया ऑफ जॉइंट लेग, मतलब कि जुड़ी हुई टांग का क्षेत्रफल जो क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू L1 माइनस डी माइनस टी हाफ इंटू टी, और इसकी वैल्यू हमने सारी वैल्यू पुट करके निकाली तो 628 mm स्क्वायर आया। अब इसके बाद फिर एरिया ऑफ रिमेनिंग लेग, कहने का मतलब कि जो टांग नहीं जुड़ी है उसका क्षेत्रफल, A2 इज इक्वल टू L2 माइनस टी हाफ इंटू टी, तो ये आपका 75 माइनस 4 इंटू टी हो गया, और इसकी वैल्यू आ गई 568 mm स्क्वायर। इसके बाद फिर हम कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालते हैं जो IS कोड ने फार्मूला हमें निर्धारित किया है उससे, तो K बराबर आपका आ गया 3A1/3A1 प्लस A2, और इसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर हमने निकाला 0.768। इसका कोई यूनिट नहीं होती है बेटा, क्योंकि ये कोएफिशिएंट है और एरिया से एरिया को डिवाइड किया गया है, इसलिए कोई यहाँ पर कोएफिशिएंट कोई यूनिट यहाँ पर निकल करके नहीं आएगा। इसके बाद फिर हम निकालते हैं इफेक्टिव एरिया, तो इफेक्टिव एरिया के फार्मूले में हमने पुट किया जो हमने पीछे बताया था आपको, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग, और इफेक्टिव एरिया आ गया आपका 1064.22 mm स्क्वायर। और इसको हम इफेक्टिव एरिया को जब टोटल, कहने का मतलब कि स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका स्ट्रेंथ निकल करके आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू AE इंटू सिग्मा AT, और वैल्यू पुट करने पर आपका आ गया 159.633 किलो न्यूटन। बेटा, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आप लोग करिएगा, जो नहीं आएगा उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फिर से पूछिएगा, और आगे का वीडियो जो रहेगा वो हम कल आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वीडियो की साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप लोगों को भी दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, थैंक यू।